नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सपा नेत्री जेबा यास्मीन जी। जेबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोक दिया गया, तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो घटना हुई है इस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपना विचार ये रखा है कि योगी जी जिन्होंने रीज़न दिया है जो कि अखिलेश यादव के वहाँ जाने से हिंसा बढ़ेगी, जिसको वो किसी भी पॉइंट से सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितना भी राजनीतिक इतिहास उनका है, अभी तक उन पर ना ही कोई FIR है, ना ही कोई हिंसक उन्होंने भाषण दिया है। तो ये रीज़न देना कि उनके वहाँ जाने से हिंसा बढ़ेगी, ये बेबुनियाद है। नहीं तो उन्हें क्या आपको लगता है बीजेपी के अंदर वो डर है, इस वजह से वो रोके गए हैं? किस वजह से रोके गए हैं वो? देखिए, छात्रों में जो प्यार है अखिलेश यादव जी को लेके, मुझे लग रहा है उसी के डर से योगी आदित्यनाथ ने ये रोका है उन्हें। और अभी जो आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो लोग धरने प्रदर्शन पे थे उसमें सांसद गिरफ्तार कर लिए भी गए हैं, उस पर जी इलाहाबाद में बहुत ही बड़े स्तर पे छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है और बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे, जिसपे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है और यहाँ तक कि हमारे MP धर्मेंद्र यादव जी पे लाठीचार्ज किया है, उनके सर पे काफ़ी चोट आई है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो छात्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है, मैं कहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा था और वो चीफ गेस्ट के तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी को बुला रहे थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था और ना ही कोई पॉलिटिकल भाषण होने वाला था। प्रदर्शन को सपोर्ट करना किस हद तक जायज़ है? देखिए, विपक्ष में अगर आप धरना भी नहीं देंगे तो आप विपक्ष में कर क्या रहे हैं? अगर आपके साथ इतनी ज्यादती होगी कि आपके आने जाने पे रोक लगेगी, आपके कार्यक्रम में जाने से रोक लगेगी, तो इस पे भी अगर विपक्ष धरना नहीं देगा तो विपक्ष का ना होना ही बराबर है। चलिए, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कल प्रियंका गांधी ने जो रोड शो किया है, जो एक वो आंधी लेके आई है यूपी में, उसको आप किस हद तक कैसे देखती हैं? देखिए, आप मीडिया चैनल वाले इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि वो आंधी थी कि तूफान था, लेकिन वो जो भी प्रतिक्रिया लेके या जो भी रणनीति बना के लाए हैं, ये तो आपको कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि पिछला अगर हम चुनाव देखें तो उसमें जो वोट शेयर था वो 7 पॉइंट समथिंग था। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वो 7 × 2 करके 14 भी हो जाएगा, वो होना मुश्किल है, लेकिन जो रणनीति है वो तो वही बता पाएंगे। जिस हिसाब की भीड़ थी कल, जिस हिसाब का लोगों में जोश था, उसको देख के क्या लगता है आपको कि वो जोश वोटों में तब्दील हो पाएगा? ऐसे तो मोदी जी भी कह रहे हैं हाउस द जोश, जोश तो कहीं नहीं है। बीजेपी को अभी 3 राज्यों के चुनाव में जोश का पता चल गया है, तो कांग्रेस को भी अभी जी कांग्रेस का बाकी देखिए, बाकी राज्यों के लिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, उनकी जीत हासिल हुई है, लेकिन अगर हम यूपी की बात करेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी जो पहचान है वो 2 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, और सपा और बसपा गठबंधन ने उन्हें इतना सम्मान इसीलिए दिया है कि वो 2 सीट्स उन्होंने छोड़ दी हैं। लेकिन अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सपा के वो 14 सीट भी देने के लिए तैयार हो गई है गठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका की आंधी इतनी मजबूत थी कि उसने गठबंधन को हिलाया? देखिए, ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और मीडिया पोर्टल्स पे न्यूज़ आ रही है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी का आपने लास्ट इंटरव्यू देखा हो, द वायर पे जो हुआ था, उसमें उन्होंने खुलेआम कहा है कि हमने 2 सीट सम्मान में छोड़ी है और वो 2 सीट्स ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तभी दे सकते थे अगर 80 से ज़्यादा लोकसभा सीट। अखिलेश यादव तो हमेशा ही न्यूट्रल दिखे हैं इस चीज में, कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव का कभी कोई एक पक्ष उनका खुल के आया ही नहीं है। मायावती हमेशा ये चीज बोलती है कि हम कभी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, उस बीच ये 14 सीटों वाली बात उठना, आपको क्या लगता है कि मतलब? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे आप कह रहे हैं न्यूट्रल है या डिप्लोमैट जैसा कि आप बोल रहे हैं, देखिए वो हमेशा से खुले विचार के रहे हैं और वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक का स्टेटमेंट दिया है, अगर बीजेपी को हटाने के लिए हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। तो हमारे नेता उस लेवल पे हैं और हमने हमेशा कांग्रेस से ये कहा कि बड़ा दिल रखिए, लेकिन देखिए गठबंधन हमेशा 2 हाथों से होता है ना। बीएसपी ने अपना हाथ बढ़ाया, सपा ने अपना हाथ बढ़ाया, अगर कांग्रेस भी हाथ बढ़ाती तो गठबंधन में वो भी होती। उसमें तो मायावती ने साफ कह दिया ना कि हमें गठबंधन करना ही नहीं है, क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट काफी इंतजार के बाद, अगर आप देखिए जब वो 3 राज्यों का चुनाव हो रहा था तो काफी इंतजार के बाद, पहले काफी इंतजार हुआ जब उन्होंने गठबंधन के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, उसके बाद मायावती जी का स्टेटमेंट आया और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हम क्या ये मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी की ये जो लहर आई है एक यूपी में, इस वजह से क्या गठबंधन पे कुछ असर पड़ेगा, नुकसान
उठाना पड़ सकता है। देखिए, इसके लिए तो कांग्रेस ही बताएगी कि कांग्रेस किसके लिए इतनी बड़ी आंधी लेके आ रही है। उनकी लड़ाई बीजेपी से है या सपा से है, क्योंकि हम सबकी लड़ाई, ये राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं, हम भी बोल चुके हैं, सबकी लड़ाई बीजेपी से है। अब वो किस पक्ष में लड़ाई लेके आ रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं कि वो बीजेपी से लड़ने आ रहे हैं कि सपा से। बसपा सपा का क्या एजेंडा लेके चल रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार है। दोनों ही सरकारें मिलके जितना जुल्म ढा पा रही हैं, चाहे वो छात्र पे हो, आज ही की बात देख लीजिए, लाठीचार्ज हो गया, छात्राओं पे हो, पहली बार ऐसा हुआ है जो छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ हो, किसानों पे हो, दलितों पे हो, अल्पसंख्यक पे हो, जितना अत्याचार सरकार कर सकती है कर रही है। आपने देखा इसका नतीजा क्या हुआ। दलितों ने कितना बड़ा आंदोलन निकाला, किसान कितने संख्या में सड़क पे आए। ये सरकार बिल्कुल फेल है। इसी सरकार के विकल्प में आप कहिए ये गठबंधन सामने आया है। लेकिन इससे पहले भी सपा की सरकार रह चुकी है, 5 साल थी, तो केंद्र में सरकार होने के बावजूद क्या ये जो चीजें अब खुल के आ रही हैं कि आप किसानों के लिए नहीं किया, उनके लिए नहीं किया, क्या उस सरकार में 5 साल का जब वक्त था तब सपा ने क्या किया? जी, आप सपा का अगर नारा याद करें, मुफ्त किसान सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, तो उस पे काम हुआ था। लेकिन इस सरकार में जितने भी वादे, अब आप देखिए ये जो लास्ट बजट आया है, ये बजट आपको नहीं लगता है पहला या दूसरे बजट में अगर किसानों के लिए कुछ ऐसा आता तो जितने आंकड़े आए हैं, जो 50,000 आत्महत्याएं हुई हैं, ये ना होती। और अभी भी जो 6,000 पर ईयर देने की बात हुई है, 500 रुपये प्रति माह क्या है आप खुद बताइए। एक किसान उतने में क्या कर सकता है। अभी बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो मीडिया पे मतलब इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 500 रुपये में हम खुद गाँव जाते हैं, 500 रुपये में किसान अपने बच्चों की फीस ही दे सकता है। बच्चों की फीस देने से किसी किसान का कर्ज माफ कर देना, क्या आपको नहीं लगता है ये भी जायज नहीं है? आप किसी का, आप एक हमारी रीढ़ की हड्डी है किसान, आप उसको देखिए कर्ज करते रहेंगे तो आप कब तक? नहीं, ये तो हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं कि कर्ज देना और फिर कर्ज माफ करना ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप कुछ ऐसा विकल्प लेके आइए कि किसान तो विकल्प आत्मनिर्भर, बिल्कुल बिल्कुल किसानों की ही राजनीति करी है। हमारे किसान नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जमीनी स्तर पे राजनीति करी है। ये जो इतने बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जमीन से राजनीति करी है, सारे दलित पिछड़े वर्ग के लिए राजनीति करी है। तो सपा बसपा का गठबंधन जो है वो एक मोदी जी के खिलाफ विकल्प है। नहीं तो अगर आप किसानों के हित के लिए करना चाहेंगे तो आप क्या एजेंडा लेके चलेंगे किसानों के? देखिए, हम कुछ ऐसा नया विकल्प लेके आएंगे कि ना ये लोन की इतना भार हो किसान पे और ना ही उसको माफी का टाइम आए। हम उनके लिए जब सारी सुविधाएं फ्री में देंगे, उनकी मुफ्त सिंचाई और उनको बीज वगैरह अच्छी बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड कराएंगे, तो हमें नहीं लगता ऐसी सिचुएशंस ही आएंगी। और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छी रहेगी। जब तो देखिए किसानों पे क्या है, किसान इतना क्यों मर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को वहां से हटाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, और एजुकेशन लेवल जो बाहर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रेशर में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम जो विकल्प लाएंगे वो ये लाएंगे कि ये जो प्रेशर है ये कम हो। चलिए, इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, 90 से 2014 तक के दशक में जो भी सरकारें बनी, उसमें आप लोग सपा बसपा जाति को लेकर हमेशा आगे चलती रही है। एसटी-ओबी, दलित आरक्षण और ये छोटे जात के आरक्षण और ये सब लेके चली, तो क्या जाति पर ही सपा बसपा आगे भी लड़ती रहेगी और वोट बैंक अपना बढ़ती रहेगी? क्या जाति पे ही लड़ना है पूरा? देखिए, नहीं, ये जो आपने कहा, ये जो धारणा बना ली गई है, आप अगर बसपा में देखेंगे तो बसपा हमेशा कहा जाता है भाई सही बात है, दलित महिला हैं तो वो दलितों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन आप पार्टी का अगर संगठन उठा के देख लेंगे तो क्या आपको उसमें और जाति के लोग नहीं मिलेंगे? सतीश मिश्रा जी पूरी भागदौड़ संभाले हुए हैं बीएसपी की, तो वो किस जाति से हैं? वो दलित से नहीं है। सपा में अगर जो फायदा मिलता है वो ज्यादातर तो एसटी ओबीसी इन्हीं को मिलता है ना? नहीं, एससी एसटी अगर आप कहेंगे वो तो बीजेपी ने लागू किया। तो किया उन्होंने तो 10% आरक्षण में सबको ले लिया ना एक तरह से। आप उसमें मुस्लिम भी है, उसमें स्वर्ण जो उन्होंने नहीं, चलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम तो चाहेंगे सबको लेके चल रहे हैं ना। वो उन्होंने ये चीज नहीं करी कि खाली एसटी के लिए बढ़ाया है या कम किया है या ओबीसी के लिए कम किया, उन्होंने सबको लेके आ गए ना वो।
वो सबको लेके आए हैं। तो यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई आप सबकी गिनती कर लीजिए, अगर एक दो लोग छूट भी रहे हैं तो आप सबकी गिनती कर लीजिए, जिसकी जितनी भी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी दे दी जाए। के जमाने में भी हम ये मान कर चले कि हमारे इस देश की राजनीति जाति धर्म के आधार पर ही होती रहेगी। देखिए, इन सब से निकलना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी को भगाना चाहते हैं। अगर आप जब से बात करें, जब से भाजपा आई है, इससे पहले अगर दलितों का स्तर किसी ने बढ़ाया है तो बहन मायावती जी ने आगे किया, उसके बाद उन्होंने सारे ही जातियों के लिए काम किया। और सब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मुलायम सिंह यादव जी ने अल्पसंख्यक की जो स्थिति थी उनको बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा के आगे किया। लोगों को ये चीज लगा ना कि सपा बसपा सिर्फ जाति के लिए ही हर चीज कर रही, तभी तो वो बीजेपी को लेके आए। इसीलिए जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो हमेशा यही कहा जाता थाने पे सारे यादव बैठे हैं। इस समय आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, और उस समय जांच बैठी थी और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अभी आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो आपकी सरकार को भी 5 साल हो गए, आप रिपोर्ट दे दीजिए कि उसमें कितने यादव थे। तो इस बार का गठबंधन का एजेंडा क्या होगा? किसको लेकर वो अपना वोट बैंक मजबूत करने के उस पे हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा विकास की राजनीति करी है। जहाँ तक बात धर्म की आती है, किसी भी धर्म को लेके कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। अगर यादव मुस्लिम MY फैक्टर कहा जाता है समाजवादी पार्टी में, उसी चीज़ की एक जो गलत फहमी लोगों में बैठी है उसको दूर करने के लिए अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप लोगों की संख्या गिन लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक दिला दीजिए, और यही हमारा मोटिव रहेगा, इसी पे हम काम करेंगे। बसपा में जो उन्होंने इतने हाथी लगाए हुए, इसको लेकर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि वो हाथी गैर कानूनी है, एक्स्ट्रा पैसा लगा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मायावती जी ने हाथी लगाए, उसके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जो भी उन्हें वापसी का ऑर्डर दिया गया है। अभी जो इतनी 3,500 करोड़ की मूर्ति बनी है, अब जब वो सरकार जाएगी तो उनके खिलाफ CBI जांच होगी उन पे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा आप विकल्प लेके आइए कि आप ये मूर्ति वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। मायावती जी ने अगर मूर्ति बनाई है के ऊपर है, ये तो किसी इसमें तो जनता पे, मतलब जो सरकार आए वो इसमें जनता का कहीं से भी बेनिफिट नहीं है। आपकी सरकार आएगी, आप मूर्ति लगाएंगी, हमारी आएगी, हम अपनी मूर्ति लगा देंगे। तो एक ऐसा मतलब इसमें सोल्यूशन होना चाहिए कि मूर्ति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जो मायावती जी ने किया है उस पे मायावती जी अपना स्टैंड लेंगी और जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे करेंगी, और वो कार्रवाई अभी कोर्ट में है। तो लेट द कोर्ट डिसाइड कि उसमें कितना स्कैम हुआ है। तो बोला ही है, ये चीज तो है, क्योंकि उनके तो उसमें है ही लिस्ट में कि कुछ ना कुछ तो है घोटाला, तभी उन्होंने बोला कि हाथी हटवाए जाएंगे। मूर्तियों को नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कोई जीते जी अपनी मूर्ति खड़ा कर रहा है। मतलब आपकी सरकार आए तो आप मूर्तियां बनवा रहे हैं, किसी और की सरकार आएगी तो जो जनता अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए सरकार को चुनती है, अगर वो सरकार मूर्तियां ही बनवाएगी, उसी पे पैसे वेस्ट करने, तो मतलब यहाँ तो बेसलेस हो गया ना चीजें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई भी, देखिए जब बजट आता है तो जो भी पैसा सरकार इस्तेमाल करती है वो जनता की ही है, ठीक है। अभी जो मूर्ति बना है, अभी जो भव्य कार्यालय बना है बीजेपी का, कितने करोड़ का 5 स्टार, वहाँ आम जनता को जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसा किस बात का कार्यालय? तो गलत ये सरकार भी कर रही है। हर सरकार में देखिए कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जिसकी लोग निंदा करते हैं, और इसी वजह से सरकार जाती है और वो अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। क्या आपको लगता है अगर गठबंधन से कुछ फायदा हुआ और 2019 के चुनाव में जीत हासिल होती है, तो आपको लगता है क्या ये जो राजनीति होती है, ये मूर्ति बनाने की और ये जाति पे, इस पे, इससे आगे बढ़कर भी कुछ काम होगा? बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास के ही रास्ते पे चले हैं। देखिए, जब भी कोई युवा आता है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं युवा जुड़े, युवा जुड़ेगी, नई सोच होगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, क्रिएटिव माइंड होगा, नई तरीके से राजनीति होगी। पहले की राजनीति थोड़ी सी अलग थी, अब बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है। अब जो हम लोग राजनीति करेंगे, क्यों नहीं हम युवाओं को जोड़ें, नई सोच को जोड़ें, जो कि ये मूर्ति और इन सब से काफी ऊपर है। वक्त ही बताएगा कि कौन आता है। इसी के साथ आपने सोशल मीडिया की बात करी कि सोशल मीडिया पे जो चलता है वो सामने आता है। हाल ही में मायावती जी ने भी ट्विटर ज्वाइन किया है, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब 2019 में एकदम से ट्विटर ज्वाइन करना। देखिए, ट्विटर और सोशल मीडिया से बहन मायावती बहुत दूर थी, लेकिन वही होता है, समय समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। समय की मांग, इस समय जो नीड ऑफ द आवर है, हमें जनता को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे से फेस टू फेस जाके ज़्यादा जनसंपर्क करते थे, लेकिन इस समय क्योंकि 20% ऑफ द पॉपुलेशन अब ट्विटर पे आ रही है, तो जनसंपर्क करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है ट्विटर। इसी के साथ गठबंधन तो हो गया, हर चीज़ हो गई, एजेंडे भी हो गए, आगे क्या होगा फैसला होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा?
देखिए, ये एक इशू हर डिबेट, हर न्यूज़ चैनल पे मैं सुनती हूँ कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, एक सब्स्टिट्यूट क्या है, मोदी जाएंगे तो कौन आएगा। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले तो चुनाव होने दीजिए, ठीक है। अब आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, हमसे कह रहे हैं फर्स्ट कौन आएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम चुनाव, मतलब क्या, चुनाव होने के बाद जिसकी मेजॉरिटी आएगी, तो इन बंदा तब आता है ना कि जब आप एग्जाम में देता है, बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो अच्छा लिख के आएगा तो वो फर्स्ट आएगा। तो हमें यहाँ पे तो जब 3-4 लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो आप कैसे किसी को, देखिए, अगर सपा बसपा का गठबंधन हुआ है या जितनी भी पार्टीज लड़ रही हैं, सबके पास कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स हैं। और चुनाव मतलब क्या है, चुनाव में अगर आपको अपनी हैसियत आंकनी है तो आप सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स पे आंक सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट बताएगा कि कौन कितना भारी पड़ा है और किस पे भारी पड़ा है। मतलब सीट्स के आधार पर प्रधानमंत्री बने, भाई नंबर ऑफ एमपीज आपको देखिए, अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें हम सांसद चुनेंगे, हम एमपी चुनेंगे, उसके बाद जितने भी एमपी होंगे, जिसके मेजॉरिटी होंगे, वो अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन अखिलेश जी ने तो एक इंटरव्यू अपने कहा था, अगर मायावती आती हैं आगे तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं प्रधानमंत्री। ये उनका शायद बड़ों के लिए सम्मान कह लीजिए। चलिए, तो मतलब अगर आप सपा की हो कि अगर ये चीज वो करने के लिए तैयार होंगे, तो क्या आपको इसमें लगता है कि वो चीज जाए? जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो भी फैसला लेंगे, हम सारे कार्यकर्ताओं सभी का समर्थन होगा उसमें। चलिए, एक सवाल और है कि प्रसपा अपनी पार्टी बन गई है, और क्या ये जो पारिवारिक विवाद चल रहा है, इससे बसपा और सपा को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अगर आप नंबर ऑफ पार्टीज काउंट करना शुरू करिए तो यू कैन फाइंड मेनी नंबर ऑफ पार्टीज। अभी कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, इतना बड़ा रोड शो किया। अभी जब प्रसपा प्रगतिशील पार्टी ने बनाया, उन्होंने भी फिरोजाबाद में अपना रोड शो किया था। लेकिन शिवपाल यादव की खुद की भी इतनी मजबूती है यूपी में कि उनके अंडर भी कुछ सीटें आ सकती है, उनके नाम भी कुछ हो सकता है। तो मतलब उससे क्या आपको लगता है? देखिए, उनके पास उतने ही वोट्स जाएंगे जो उनके व्यक्तिगत रूप में है जी। उनके पास पार्टी का सिंबल अब दूसरा है। पहले वो जिस पार्टी से जुड़े थे वो समाजवादी पार्टी थी, साइकिल सिंबल था। लोग पार्टी से, जी, लोग पार्टी से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके पास वोट्स वही डिस्ट्रीब्यूट होके जाएंगे जो उनके व्यक्तिगत रूप में उन्हें लोग जुड़े होंगे। तो हमें नहीं लगता है कि प्रगतिशील कोई बहुत ज्यादा खासा फर्क लेके आएगी हमारे लिए। आपको नहीं लगता? चलिए ठीक है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कल प्रियंका गांधी आई, उन्होंने पब्लिक के साथ इतना अच्छे से कनेक्ट किया, साथ में चाय भी पी बाहर रुक के। तो आपको लगता है कि ये जो फेस है जो राहुल गांधी लेके आए हैं, ये वाकई में अच्छा संकेत नहीं होगा गठबंधन के लिए? नहीं, जैसे आपने कहा कि प्रियंका गांधी आई, उन्होंने चाय पिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कांग्रेस को अगर इस तरीके से ज़मीनी स्तर पर राजनीति करते देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन बात अगर करें नुकसान की, तो फिर हम यही कहेंगे, प्रियंका गांधी, क्या आप नहीं जानते थे प्रियंका गांधी को पहले? क्या हम नहीं जानते थे? क्या जनता नहीं जानती थी? 1999 से वो पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। 2 दशक हो गया वो अमेठी और वहां पे पहुंच के लोगों से, देखिए, वो स्टार प्रचारक रही हैं अपनी पार्टी के 2 दशकों से। तो हमें नहीं लगता कि कोई नहीं जानता। हाँ, एक ऑफिशियल लेटर अगर आप कहें तो वो अब जारी हुआ है, चुनाव वो अब लड़ेंगी, ये नया होगा। अगर ये कहिए कि उनकी एंट्री, तो ये एंट्री तो 20 साल पहले हो गई थी। कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा? अगर नुकसान के लिए मुझे लगता है उनकी एंट्री कुछ लेट हो गई। अगर कुछ पहले हुई होती तो शायद वो कुछ इफेक्ट कर पाते। मुझे बस आपसे 2-4 सवाल करने, फायर राउंड समझ लीजिए। बिल्कुल। सपा क्या है? सपा समाजवाद है। समाजवाद है, लेकिन समानता के लिए क्या? समानता लाना। इस समय का हमारा जो टैगलाइन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर इंटरव्यू में एक ही बात कह रहे हैं जी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना है। ये समानता ही समाजवाद है। अगर आप समाजवाद का मतलब निकालेंगी तो वो समानता ही है, और ये समानता ला के सरकार दिखाएगी। सपा को जनता वोट क्यों देगी? माननीय अखिलेश यादव के प्यार के लिए, कितना काम किया। चेहरे पे चेहरा नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा यूथ आइकन की तरह उभर के आया। वो इतने यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इतना विकास करके दिखाया लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, एक्सप्रेसवे जैसा बना दिया। इनकी 5 साल की सरकार, अब जाते जाते एक एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है। अभी वो कितना बन पाएगा, अभी शुरुआत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अभी गडकरी जी ने बस घोषणा करी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना के दिखाया है, जिसपे इन्होंने सीबीआई जांच करी, जिसपे क्लीन चिट मिली है। अभी भैया जी ने जो रिवर फ्रंट बनाया था उस पर भी जांच चल रही है, उस पर भी इंशाल्लाह क्लियर चिट मिलेगी। तो कहीं हर तरीके से इन लोग फेल ही हैं। तो जो विकास के एक नेता उभर के आए हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और मैंने तो बीजेपी के लोगों को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तारीफ करते ही सुना है, आपने भी सुना होगा। 2000 दिनेश शर्मा जी ने भी कहा था कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे नेता हैं। जब बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो जनता क्यों नहीं कहेगी। चलिए, 2019 का बजट
को किस तरह से आप देखती हैं? बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लगा अब ये दूसरी सरकार ही उस पर काम करेगी, यही तो कह सकते हैं? बीजेपी नहीं, बजट रखा है कि बीजेपी नहीं आएगी इस बार? नहीं, हमने नहीं, काफी जनता बताती रहती है। आप भी अगर जमीनी स्तर पे निकलेंगे तो आप भी अगर देखेंगे तो जनता बताती है। जनता तो ये भी कहती है कि बीजेपी आएगी दोबारा। देखिए, बीजेपी आएगी दोबारा, हमें तो ये लग रहा है जो हवा चल रही है, पहले जो मोदी हवा चली थी, अब वैसी कोई हवा नजर नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक बदलाव आएगा। अब उस बदलाव का चेहरा क्या होगा ये वक्त बताएगा, चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन क्या वो बदलाव वाकई में जनता के लिए अच्छा साबित होगा? यही एक विकल्प है। ये जो मोदी का कहर है, लहर ना कह के अब आप कहर कह लीजिए, ये जो मोदी का कहर चल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कहर तो अभी 5 साल में बरपा है, उससे पहले तो सपा बसपा का ही कहर बरप रहा था। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में बरस रहा था ना, मोदी का कहर तो ऑल ओवर इंडिया बरस रहा है। लेकिन इस बजट पे देखिए, मैं यही कहूंगी कि ये बजट इतना लेट आया है, और मुझे नहीं लगता चुनाव अभी आचार संहिता लग जाएगी मार्च में, तो ये अकाउंट में पैसे कब जाएंगे किसान के? इसी के साथ उन्होंने व्यापारियों के लिए भी बजट में बहुत कुछ लेके आए हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि TDS माफ, टैक्स माफ, इतना वही मैं कह रही हूँ, ये सब इतना लेट किया। देखिए, ये जो सरकार है बहुत ही जल्दबाजी और हड़बड़ी की सरकार है। जनता तो ये देखती है कि सरकार ने किया क्या, आखिरी पलों में जो कर जाए वो जीत। देखिए, अभी जो हो रहा है वो तो पेपर वर्क है। हाँ, ये तो इसीलिए हो रहा है कि कुछ माइंडसेट चेंज कर ले, क्योंकि देखिए नोटबंदी के बाद आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए नोटबंदी को, बता ही नहीं पाएगी फायदा क्या है। मतलब शर्म के मारे मुझे लगता है, हमें नहीं लगता वो उस बात का भी जिक्र कहीं करते। तो लेकिन जो बजट वो लेके आए हैं एन वक्त पे, क्या इससे उनका फायदा हो नहीं सकता उनको, अगर चाहे जनता? देखिए, वो भ्रमित करने की सरकार है, वो फिर वही कर रही है। हाँ, जो जनता फिर से चाहेंगी भ्रमित होने के लिए वो होंगी। वैसे जनता, मुझे नहीं लगता, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो CBI जांच बैठी, क्या आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जो प्रदर्शन में बैठी थी, किस हद तक ये सही था? देखिए, ममता बनर्जी जी वहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि CBI की बात करिए या और कुछ संगठनों की बात करिए जो कि इस समय किसी और पावर से चल रही है, तो ऐसा फील किया ममता जी ने कि ये जो इनके एक्टिविटीज हो रही हैं ये किसी और के द्वारा की जा रही हैं। तो उनका कहना ये नहीं था कि CBI जांच ना हो, कोई भी अधिकारी है, सबको राइट है भाई, CBI को राइट है, लेकिन क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसका प्रदर्शन किया, विरोध किया। कोर्ट के खिलाफ जाके कोई प्रदर्शन करना आपको किस हद तक लगता है कि ये जायज था, या ये धरना प्रदर्शन एक मुख्यमंत्री द्वारा किए जाना कितना हद तक सही था? देखिए, चलिए, वो तो अपनी हक की लड़ाई कर रही थी। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत गलत बात है। अभी हाल ही में दिया हुआ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का फैसला भी तो कोर्ट में है, फिर वो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? उन्होंने सीधे कहा कि अगर 24 घंटे पक्ष में है। नहीं, वो तो नहीं, आप उनका स्टेटमेंट नोट करिए। उन्होंने सीधे कहा कि 24 घंटे दीजिए, हम राम मंदिर का फैसला कर दें। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट फेल है आपके आगे, आप तो अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन राम मंदिर एक अलग मुद्दा हो गया, और आप CBI जांच भिजवाई गई है, आपने वहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप बोल रहे बीजेपी ने भिजवाई है, उस पे नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेके, आप ये बताइए, अगर CBI के लोगों को अरेस्ट करवाया ममता जी ने, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए होते, अरेस्ट वारंट लेके आए होते, तो क्या ममता जी वो एक्शन ले पाई? समन भेजा जा चुका था, वो इन्वेस्टिगेशन था। आप बताइए 40 अधिकारी कहाँ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में? 40 अधिकारी क्या करने गए थे वहां पे? देखिए, जब सिचुएशंस बनी तब अरेस्टिंग का ऑर्डर आया। 40 अधिकारी किसी भी पूछताछ में नहीं जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो किसी के पक्ष में नहीं है ना, किसी के घर पे। देखिए, किसी को समन देना और किसी के निवास पे 40 अधिकारी किसी टाइम पहुंच जाना शाम के टाइम, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। जहां पे तुरंत उपस्थिति थी ममता जी ने, और जब उन्हें गलत लगा। लेकिन वो कोर्ट की नजर में तो एक आरोपी थे ना, वो ऐसे आरोपी घोषित हुए नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन वो कोर्ट की नजर में उस वक्त नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ कि सुबह योगी जी का हेलीकॉप्टर रोका गया और शाम को वो पहुंच गए, और जो दूसरे उसमें आरोपी थे वो तो बीजेपी में मंत्री है इस समय? क्या इससे पहले CBI काम नहीं करती थी? क्या इससे पहले पूछताछ नहीं करती होगी? लेकिन मेरा टॉपिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करने बैठी, वो किस हद तक जायज है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके घर 40 बंदे गए, वो देखिए, वो लोकतंत्र को बचाने नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे आप कह रहे बैठे? वो तो लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हैं कि अगर CBI लोकतंत्र यहाँ पे कैसे? आप ये बताइए, अगर आप किस चीज के लिए इंडिपेंडेंट? नहीं, आप ये बताइए, CBI अगर जांच कर रही है, CBI अगर किसी के कहने पे चलने लगेगी, तो आप बताइए एक इंडिपेंडेंट CBI का एक जो संगठन है उसको आप बेकार कर
दे रहे हैं। यही हो ही गया है। जैसे ही चुनाव करीब आ रहा है सारी सीबीआई जांच कैसे आ जा रही है? अभी तक सीबीआई एक्टिव नहीं था। तो एटलीस्ट किसी के सरकार में तो सीबीआई जांच बैठ रही, किसी की सरकार में तो चीजें सामने खुल के आ रही हैं। तो आप बाकी सरकार भी ये चीज कर सकती है, लेकिन करी नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी बीजेपी में नहीं है भ्रष्टाचारी या सिर्फ अलग ही में, लेकिन कोई सरकार तो पहल कर रही है, किसी ने तो एक्शन लिया। मैं ये नहीं, तो आप ये बताइए, आप एक मुख्यमंत्री का धरना प्रदर्शन करना, उनको रोकना, उनके खिलाफ ये सब करना, मुझे नहीं लगता। देखिए, उन्होंने सिर्फ उस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए मना किया जो अधिकारी सीबीआई से पहुंचे थे। क्यों? वो जांच हो रही थी। आप नहीं, अगर वो जांच, देखिए, अगर वो जांच एक तरीके से हो रही होती तो शायद वो मुख्यमंत्री हैं और इतने साल से राजनीति में, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। देखिए, उन्होंने जो नॉर्म्स होते हैं, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो यही था कि जो नॉर्म्स होते हैं उसके खिलाफ हो रहा था। इतने अधिकारी एक आदमी से जांच करने के लिए पहुंचे हैं। एक आदमी इतने से जांच करने नहीं पहुंचे। आपके घर पे 2 बार समन भेज दिया गया, एक बार नोटिस। इतना तो थोड़ा बहुत कोर्ट का बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पता है कि आपके घर पे 2 बार समन भेजा गया, इट मींस आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर आपने नहीं किया, आपके घर पे नोटिस भेजा गया, आपको तब रिस्पॉन्स करना है। अगर आपने तब भी नहीं किया तो लास्ट ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट को सही लगा, उन्होंने वो चीज करी। तो यहाँ पे तो आप कहीं से भी राजनीति को ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट। देखिए, राजनीति तब ना आती जब सीबीआई हमें लगता कि किसी और के इशारे पे नहीं काम कर रहा है। ममता जी का एक्शन लेना सिर्फ इतना था कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है, देखिए, हमें जो लगेगा हम अपने एक्शंस उसी के हिसाब से लेंगे। ममता जी को कहीं ना कहीं लगा जो सीबीआई एक्शन ले रही है वो किसी न किसी के कहने पर चल रही है और ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने आंदोलन किया या वो स्ट्राइक पे गई, जो भी किया, उसके बाद उन्होंने अपना धरना और जो भी उन्होंने शर्तें थी उनकी उसको खत्म भी किया और जो भी उनका सेटलमेंट हुआ। फिलहाल तो कार्रवाई चली रही है, सीबीआई में जांच अभी भी हो रही है। कार्रवाई चल रही है। सीधा मैं खत्म करने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सपा की नेत्री होते हुए महिलाओं के लिए आपका क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, मैं आपको अपने सामने बैठी हुई दिखी हूँ, और सरकार अगर आती है तो कुछ ना कुछ प्रोविजन हम लोग महिलाओं के लिए लेके आएंगे, क्योंकि नेताजी बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस चीज़ को ले कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, चाहे वो टिकट्स को लेके हो, चाहे वो संगठन को लेके हो या किसी चीज़ को भी लेके हो। महिला सुरक्षा पे आप क्या बोलना चाहेंगी? महिला सुरक्षा को लेकर किस हद तक? देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं का एक मुद्दा ऐसा है जो हम लोग बहुत सालों से झेलते चले आ रहे हैं, जो उत्पीड़न है। इतना पढ़े लिखे होने के बाद और आज़ादी मिलने के बाद भी महिलाओं की स्थिति नहीं सही हुई। लेकिन हमारे कार्यकाल में अगर आप देखें तो 1090 का जो प्रोविज़न लेके आए थे माननीय अखिलेश यादव जी, और जो डायल 100 का किया था, इससे बहुत ज़्यादा जो ईव टीजिंग है, आप देखिए 1090 आने के बाद ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा कम हुई। 1090 आने के बाद ईव टीजिंग वाकई में खत्म हो गई हो? मैं क्योंकि उस समय कई लोगों के टच में थी, जितने लोग मैंने खुद ये किया। जैसे पहले क्या होता था, आप देखिए कितनी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स या ब्लैंक कॉल्स आके लोग परेशान करते थे, लेकिन ये अब आप देखिए 1090 आने के बाद से इस पर बहुत ज़्यादा रोक लगी है, क्योंकि अब जैसे ही कोई ब्लैंक कॉल करके आपको परेशान करता है, आप तुरंत इन्फॉर्म करते थे और वहाँ से तुरंत कॉल जाता था और उसको ट्रेस किया जाता था, उसको वहाँ बुला के काउंसिल किया जाता था। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता था तो उसको थाने से फिर FIR होती थी। ये सारे हमने अपने सामने होते हुए देखे हैं। अब आप देख लीजिए, अब 1090 और डायल 100, अब तो डायल 100 की ये स्थिति हो गई है कि डायल 100 में आप कॉल करिए, मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डायल 100 में आप कॉल करिए, वो सीधे आपको थाने में रेफर कर देते हैं, थाने से पुलिस आती है। डायल 100 का रोल खत्म हो गया है, वो थाने को ट्रांसफर कर देता है। तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मतलब फॉरेन में जो चीज़ हम देखते थे, जो मूवीज़ में हम फैसिलिटी डायल 100 की देखते थे, वो उत्तर प्रदेश में लेके आए और ये माननीय योगी जी, इन्होंने उसको कैसे ध्वस्त कर दिया है ये आप देख सकते हैं। या तो इनोवा में पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं है भराने को, या पुलिस टाइम से पहुंच नहीं रही है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट तक ट्रांसफ़र होता है वो थाने में केस। तो ये स्थिति है। तो मुझे नहीं लगा, और जितने भी रेप केसेस आप देख लीजिए, और मतलब महिला सुरक्षा इस समय बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन में है। अभी आप देखिए दिल्ली का अभी महिला अध्यक्ष वहाँ की हैं आयोग की, उन्होंने कल ही अभी पोस्ट किया कि आई गेस 5 साल की बच्ची के साथ एक 40 साल के आदमी ने रेप किया, और अभी तक उसकी रेप का आंकड़ा तो हरी सरकार, देखिए वो तो हम कह रहे हैं ना, वो तो इतिहास में रहा है, वो तो रहा है। तो इसी के चलते मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि अगर क्या गठबंधन हुआ है तो मैं ये मान के चलूँ कि महिलाओं के लिए भी कार्य होगा?
देखिए, दो पार्टीज का इंडिपेंडेंसी और ये सब चीजों की बात होती है, वहां महिलाएं आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है, रात को वर्क करने नहीं जा सकती हैं, उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो क्या इन चीजों पे कभी कार्य हो पाएगा किसी भी सरकार? देखिए, गठबंधन की जहां तक बात करें, गठबंधन में जो दो पार्टीज का गठबंधन हुआ है उसमें से एक पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है और काफी पावरफुल महिला हैं, और उनके आने से हमें लगता है बहुत ज़्यादा, उनके कार्यकाल में अगर आप देखें तो पुलिस प्रशासन बहुत ही टाइट रहता था, प्रशासन को लेके वो बहुत टाइट रहती थी। तो गठबंधन एक अच्छा विकल्प तैयार होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमारी सरकार आएगी और इंशाल्लाह आएगी तो हम इस चीज़ पे बिल्कुल वर्क करेंगे। जो 10-90 का है, जितना भी उसकी सिचुएशंस वर्सन कर दी गई हैं उसको इम्प्रूव करेंगे और डायल 100 पे हम फिर से वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी वो किसको चुनाव देकर जिताना चाहती है। इसी के साथ आज का हमारा यहीं पे बात खत्म होती है और ये थी हमारे साथ जेबा यास्मीन, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ा ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।